हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शालिनी पांडे है और आज मैं आप लोगों को 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सॉल्यूशन के 2 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों को विलेयता सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगी। विलेयता सॉल्युबिलिटी। यहां पर विलेयता में मैं आपको गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ाऊंगी। तो विलेयता क्या है? किसी भी निश्चित मात्रा में विलायक में गैसें जो अधिकतम मात्रा में घुली हुई होती है उसको हम विलेयता कहते हैं। यानी किसी भी गैस की अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई है, उस गैस की अधिकतम मात्रा को हम उस विलायक की विलेयता कहते हैं। विलेयता का मतलब आप घुलनशीलता से भी लगा सकते हैं, यानी किसी भी द्रव या किसी भी विलायक की जो अधिकतम क्षमता होती है किसी भी विलेय को घोलने के लिए, वह उसकी विलेयता कहलाती है। अब हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे कि किसी भी गैस की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो गैस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है उस गैस या द्रव की प्रकृति। नेचर कैसा है? जो गैस घुल रही है, जिस द्रव में घुल रही है, उस गैस या द्रव की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी गैसें जो किसी द्रव में शीघ्रता से घुल जाए, यानी शीघ्रता से द्रवित हो जाए, ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रवित हो जाती हैं, या ऐसी गैसें जो कि ध्रुवीय होती हैं, ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं, या ऐसी गैसें जो विलायक के साथ शीघ्रता से मिल जाती हैं, है ना, उनकी जो विलेयता होती है वो अधिक होती है। या विलायक के साथ जो क्रिया कर लेती है कोई भी गैस, किसी विलायक के साथ जो क्रिया कर लेती है वह उसकी विलेयता अधिक होती है, उसकी घुलनशीलता अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल है HCl। HCl शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैस है। NH3, CO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सब क्या है? इनकी विलेयता अधिक होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि ऐसी गैसें जो कठिनाई से द्रवित होती हैं या जो कि विलायक के साथ क्रिया नहीं करती हैं या अध्रुवीय गैसें हैं, उनकी विलेयता कम होती है, उनकी घुलनशीलता द्रव में कम होती है। ऐसी गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ऐसी गैसें हैं जो कठिनाई से द्रवित होने वाली होती हैं, तो उनकी घुलनशीलता किसी भी विलायक में कम होती है। फिर दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है ताप, टेम्परेचर। कोई भी गैस अगर किसी भी विलायक में विलेय है, घुलनशील है, तो अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, यानी गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। इसका एग्जांपल हम अगर देखें कि कोई भी, जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुलों के रूप में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, यानी जो गर्म पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाती है, कम हो जाती है। तीसरा है प्रभावित करने वाले कारक में दाब। दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का क्या मतलब है? कोई भी गैस किसी विलायक में तब ज्यादा घुलती है जब उसको ज्यादा प्रेशर से विलेय किया जाता है, घोला जाता है। यानी अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो गैस की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण आप पढ़ेंगे। सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, या जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है,
वह इसी का उदाहरण है कि अधिक दाब पर उसको किसी बोतल में उस लिक्विड्स में बंद किया जाता है। तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। चौथा लास्ट है अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। अशुद्धियां, किसी भी गैस की विलेयता जो है वह अशुद्धियां अगर उसमें हो गई तो विलेयता घट जाती है। कोई भी गैस अगर किसी भी द्रव में विलेय है तो अगर हम अशुद्धि डाल देंगे तो विलेयता घट जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडा वाटर है, उसमें अगर नमक डाल देते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो झाग के रूप में ज्यादा बाहर निकलने लगती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलने लगती है। इसका मतलब अशुद्धि डालने पर जो गैस घुली हुई है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में उसकी विलेयता कम हो जाती है। तो ये 4 हो गए आपको किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारण। अब आप पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ किसी भी गैस की द्रवों में विलेयता तथा दाब के बीच संबंध बताता है। इस संबंध को आप यहां पर देखेंगे। जो हेनरी का नियम है वह किसी गैस की किसी विलायक में विलेयता तथा दाब के बीच संबंध बताता है। अभी हमने पढ़ा कि दाब बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। अगर हम यह मान लें कि कोई भी गैस की x मात्रा किसी भी विलायक में विलेय है, किसी भी गैस की m मात्रा मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी गैस की मात्रा, गैस की मात्रा का मतलब क्या है कि कितनी गैस किसी भी विलायक में या किसी भी द्रव में विलेय है, उस गैस की मात्रा को अगर हम स्मॉल m मान लें तथा दाब को, प्रेशर को हम P से इंडिकेट करें तो परिभाषा हो जाती है। यानी ये क्या है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, जितनी गैस किसी द्रव में विलेय है उस गैस की मात्रा अगर स्मॉल m को मान ले और इतनी प्रेशर से उसको द्रव में विलेय किया गया है, दाब को P मान ले, तो विलेयता तथा दाब के बीच संबंध बताने वाला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है क्या? हेनरी का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उसमें लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अगर हम इसको घटती व्यंजक के रूप में लिखें तो आप कह सकते हैं m is proportional to P, यानी किसी भी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यह कब होता है? जब ताप हमारा स्थिर हो, स्थिर ताप पर। यहाँ पर m क्या है? गैस की कितनी मात्रा भरी हुई है, ये m है। प्रेशर कितना दाब लगाया गया है। अब m इज इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो एक यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। इस नियतांक को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है KH से। H यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हेनरी ने दिया था, इसलिए उन्होंने अपने नियतांक के रूप में इसको प्रदर्शित किया KH इंटू P, यानी m/P इज इक्वल टू KH। ये हेनरी के नियम का गणितीय व्यंजक है। यहाँ पर KH क्या है? हेनरी नियतांक है, इसका मान निश्चित है। हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? हेनरी का नियम किन किन विलेयनों पर लागू होता है? इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो हेनरी का नियम है वो तल विलेयनों पर लागू होता है। दूसरा क्या है? ऐसी गैसें जो आदर्श गैसों जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती हैं उस पर हेनरी का नियम लागू होता है, या ऐसी गैसें जो कि विलायक के साथ क्रिया नहीं करती हैं उन पर लागू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनेक अनुप्रयोग हैं। कुछ अनुप्रयोग आप लोगों ने देखा भी होगा। सबसे पहला है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो सबसे पहला है कार्बोनेटेड शीतल पेयों। शीतल पेयों का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स के उत्पादन में
डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। अगर उसको अधिक दाब पर न घोला जाए तो वह अधिक दाब, तो उसमें वो घुलेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर हेनरी के नियम का अनुप्रयोग यह है कि हेनरी के नियम के अनुसार ही शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है। अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुला जाता है ना। हमने देखा हुआ कि जब कोई भी उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलता है तो जैसे ही खोलता है तो दबाव कम हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो झाग के रूप में बाहर निकल जाती है। जब तक बोतल बंद रहती है तब तक प्रेशर ज्यादा रहता है, यानी अधिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ सॉल्यूशन में घुली हुई है। जैसे ढक्कन को खोलते हैं दाब कम हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी विलेयता कम हो जाएगी, और विलेयता कम हो जाएगी तो वो बाहर निकल आएगी, ठीक है, वो झाग के रूप में बाहर निकल आएगा। दूसरा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई। हमें पता है कि जो ज्यादा ऊंचाई पर लोग जाते हैं, जैसे जो पर्वतारोही होते हैं या जो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, जो आरोहक होते हैं या जो ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं दबाव कम होने लगता है। तो दबाव कम होगा तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे आरोहक ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे दाब कम होने के कारण जो जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वह हमें कम मिल पाती है। उसकी हमारी रक्त में, हमारे अंदर क्या है, रक्त है, वह द्रव के रूप में काम करेगा। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह ऑक्सीजन, चूंकि दबाव कम होता है तो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं तो वह उसकी रक्त में विलेयता कम हो जाती है, और हमको अच्छे से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे हमारा दिमाग जो है वो आसानी से सोच नहीं सकता है ना। सोचने में परेशानी होने लगती है, किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है ना, उसको परेशानी होने लगती है। उसको एक बीमारी का भी नाम देते हैं, उसको हम एनाक्सिया कहते हैं। एनाक्सिया के लक्षण उसको होने लगते हैं, है ना। तो ये सब परेशानी है। ये परेशानी, ये एप्लीकेशन का उपयोग क्या किया गया, हेनरी का उपयोग ही है, क्योंकि दबाव कम होने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता घट जाती है, इस कारण से ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती है। इसलिए वो जो ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाते हैं, है ना। फिर थर्ड नंबर है गहरे समुद्र में श्वास लेने में, गहरे समुद्र में श्वास लेने में। जो गहरे समुद्र में लोग जाते हैं, जैसे वनस्पति शास्त्री जो होते हैं, जो समुद्र के नीचे जो वनस्पतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए जो पनडुब्बियां वगैरह वो करते हैं, तो जो समुद्र के नीचे गोता लगाते हैं उनको कहा जाता है गोताखोर। ये गोताखोर जब जाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं, तो चूंकि उनको भी श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम जो यहाँ पर नॉर्मल पृथ्वी पे रहते हैं तो हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं, यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसको हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हम जल में घुली हुई ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते हैं। तो जो गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। जो शुरुआत का समय होता था उस सिलेंडर में वायुमंडलीय गैसों को भरा जाता था, वायुमंडलीय गैसों को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता था। हमें पता है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। 1% में अन्य गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो गई, है ना, अक्रिय गैसें हो गई, ये सब 1% में होता है, और बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में जब वायुमंडलीय गैसों को लेकर के गोताखोर जाते हैं, तो चूंकि जब गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या हम कहें कि वो दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता बढ़ती है। जो हम श्वसन क्रिया में लेंगे, सिलेंडर के साथ जो गोताखोर लेके जाते थे, वो जब श्वसन क्रिया में लेते थे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लेते थे वो। अब ऑक्सीजन भी हमारे रक्त में विलय हो गई क्योंकि दाब ज्यादा है, ज्यादा विलय हो गई, और नाइट्रोजन भी हमारे रक्त में विलय हो गई क्योंकि दाब ज्यादा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का उपयोग तो हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म क्रिया में, ऑक्सीकरण की क्रिया में कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता।
तो इसके कारण जब फिर गोताखोर अपना काम करके फिर सतह पे आते हैं, पृथ्वी की सतह पे आते हैं, तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जब दाब कम होगा तो जो नाइट्रोजन हमारे रक्त में घुली हुई है, दाब अधिक होने के कारण, दाब कम होने के कारण वो बाहर निकलती है। अब जब वो बाहर निकलती है तो कोई भी गैस किसी लिक्विड से अगर बाहर निकलती है तो बबल्स के फॉर्म में निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो हमारे रक्त से भी जो नाइट्रोजन होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। अब बुलबुले जो रक्त में बहते हैं उसके कारण उस गोताखोर को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है और उससे यहाँ तक कि वह इतना बीमार हो जाता है उसकी जान तक भी जा सकती है। उसका एक बीमारी का नाम देते हैं जिसे हम बेंड्स बीमारी कहते हैं। बेंड्स बीमारी के नाम से ये जाना जाता है। फिर जब यह देखा गया कि इस तरह की परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने के लिए जो सिलेंडर बनाए जाते हैं गोताखोरों के लिए, उस सिलेंडर में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं कि उसमें परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया। उन्होंने वैज्ञानिकों ने ये कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा कि मतलब उस तरह के गैसों का मिश्रण इस पर डाला जाए, जैसे हीलियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसका परसेंटेज बदल दिया जाए जिसके कारण समुद्र पे नीचे जाने पर भी ज्यादा दबाव उनको न महसूस हो, इतना ही दबाव हो जितना यहाँ पर दबाव है। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर ही ऑक्सीजन का आंशिक दाब आए। तो इसके लिए उन्होंने 11.7% के करीब हीलियम और 56.2% के करीब नाइट्रोजन और 32.1% के करीब ऑक्सीजन को मिश्रित करके एक सिलेंडर में भरा और उसको गोताखोर को देते हैं। अब क्या है कि अब नीचे भी जाएंगे, समुद्र के नीचे भी जाएंगे तो इतना दाब वो नहीं क्रिएट करते हैं, केवल उतना ही दाब लगता है जितना यहाँ पर सामान्य पृथ्वी की सतह पर लगता है, जिसके कारण से उनको बेंड्स बीमारी नहीं होती है और वो इस तरह की परेशानी से भी बच जाते हैं। तो ये आपने देखा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब इसके बाद वाला जो राउट का नियम, जो अणुसंख्य गुणधर्म आपको हम बताएंगे, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को आपको हम पार्ट नंबर 4 में बताएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।